यस प्यारे विद्यार्थियों, आज व्याकरण का जो हमारा विषय है वह बच्चों के अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग करना सिखाएगा। लेकिन सबसे पहले हम अनुस्वार का प्रयोग करना सीखेंगे। अनुस्वार जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अंग अंग का जो चिन्ह है वह क्या है हमारा, ये चिन्ह हमारा ये वाला, इसे हम कहते हैं अनुस्वार का चिन्ह। तो अनुस्वार का प्रयोग करना, हमारे अनुस्वार के प्रयोग के लिए क ख ग घ अण, जो ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, च छ ज झ अ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं, इन स्पर्श व्यंजनों के ऊपर अगर कभी भी अनुस्वार यानी बिंदी का अगर प्रयोग आ जाता है तो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अगर हम उसको पूरे रूप में यानी खोल कर लिखें तो हमें पता नहीं चलता कि ये बिंदी किसके लिए प्रयोग की गई है। जैसे कंगाल, कंगाल जिसके ऊपर भी बिंदी है, कंगाल, क के ऊपर बिंदी है, इसको आप छोड़ दो, उससे अगला वर्ण देखो, ग, ग किस लाइन में आता है, क वाली, क वर्ग वाली, क ख ग घ अण। तो उसका जो पंचम वर्ण है यानी पांचवा जो वर्ण है वो क्या होता है, अण। तो जो बिंदी होती है वो आधे वर्ण के नाम की लगती है। आधे वर्ण की नाम की लगने के कारण इस बिंदी का प्रयोग यानी यहाँ पर इस अणा के लिए किया गया है, इसके लिए कंगाल। जब हम इसको बोलेंगे कंगाल, क्या बोलेंगे, कंगाल। तो कंगाल के लिए हमने इस बिंदी का प्रयोग यानी अण खाली यहाँ पर जो आया है अंग के लिए किया गया है। अगला उदाहरण देखिए, कंघा, क पर बिंदी है, क पर बिंदी होने के कारण अगला वर्ण क्या है हमारा, घ घर। तो इसका क्या बनेगा, क, फिर हमने ऊपर बिंदी नहीं लगानी है, अण घ आ, कंघा। उसके आगे आ जाता है झंडा, च छ ज झ अ, लेकिन बिंदी किस पर है, झ पर। अब हमने इस वर्ण को तो छोड़ देना है, झ को तो छोड़ देना है, और अगला वर्ण क्या है हमारा, ड। अब ये जो अगला वर्ण है, ये अगला वर्ण किस वर्ग का है, ट ठ ड ढ अण। तो अण खाली जो हमारा ये आता है, ये हमारे लिए आधे वर्ण का प्रयोग करते हैं हम इसमें। तो अण खाली का प्रयोग हमने झंडा, झ अण ड आ, झंडा। उसके बाद आ जाती है टंकार, ट ऊपर बिंदी, क आर, टंकार। तो टंकार में जो ट के ऊपर बिंदी है उसको छोड़ दो, उसको आपने क्या करना है, छोड़ देना है, और उससे अगला वर्ण पकड़ना है, क ख ग घ अण। तो क ख ग घ अण का पांचवा वर्ण कौन सा हुआ, अण। तो टंकार। लेकिन जब तक आपको ये क ख ग घ यानी 25 स्पर्श व्यंजन याद नहीं होंगे तब तक आप इनका प्रयोग नहीं कर पाओगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, क ख ग घ अण, च छ ज झ अ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्या है ये हमारे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो ये 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं, इनका आपने हरेक वर्ग की लाइन का
अंतिम वर्ण देखना है और उसके हिसाब से आपको बिंदी का प्रयोग करना है। अब अगला आ जाता है संबंध स। अब देखो स पर बिंदी है, तो स पर बिंदी होने के कारण हमने स को छोड़ देना है। उससे अगला वर्ण क्या है? ब। ब है ना, प फ ब भ म। तो इस लाइन का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है? म। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? आधा म। फिर उसके बाद क्या है? ब। ब के ऊपर फिर बिंदी है ब। ब के आगे क्या है? उस ब को छोड़ दो, ब के आगे क्या है? ध। तो ध किस में आता है? त थ द ध न। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? आधा न। तो इस तरह से देखो बिंदी तो वही है, वही हमने उसका प्रयोग किया है, लेकिन उस अनुस्वार का प्रयोग देखो यहाँ पर इस बिंदी का प्रयोग आधे मैं के लिए भी हुआ है, आधे न के लिए भी हुआ है। और पीछे आपने पढ़ा था कि अणा के लिए भी हुआ था, झंडे वाला अणा, झंडा अणा खाली के लिए भी हुआ था, अय्या के लिए भी होता है, न के लिए भी होता है और म के लिए भी होता है। उसके आगे देखो तंदुरुस्त, तंद, त के ऊपर क्या है? बिंदी। त के ऊपर जो बिंदी है त आधा न। तंदुरुस्त द, द प त थ द ध न। इसलिए ये द वर्ग का होने, प वर्ग प वर्ग का होने के कारण इसका प्रयोग हमने आधे न के रूप में किया है, यानी प वर्ग प फ ब भ म। ठीक है। तंदुरुस्त त थ द ध न, न यानी त के आगे क्या है? द। तो हमने इसी को देखना है ना, इसलिए इसके आधे वर्ण न का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। दंड, द के ऊपर बिंदी है, इस द को छोड़ दो, इस द को छोड़ दो। और अगला वर्ण क्या है हमारा? ड। तो ट ठ ड ढ अण, तो क्या बना? दंड। अगला क्या है? भंडार, भ के ऊपर बिंदी है, इसको छोड़ दो। अगला वर्ण क्या है? ड, हमें वो देखना है। भ ट ठ ड ढ अण, तो भंडार। पुंज, प उन ऊ ऊपर बिंदी है, लेकिन इसको हमने क्या कर देना है? छोड़ देना है। और अगला वर्ण क्या है? ज। तो ज किस में आता है? च वाली लाइन में, च वर्ग वाली लाइन में, च छ ज झ अय्या। तो अय्या का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, पुंज। अब आपने संस्कृत में देखा होगा लंग लकार लिखा हुआ, संस्कृत में आपने इस प्रकार से लंग लकार लिखा हुआ देखा है। अब हम इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं तो ये वैसे तो मान्य नहीं है, मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार नहीं है, लेकिन जब हम इस लय के ऊपर अगर ऐसे बिंदी लगाते हैं ग, लंग लकार, और उसको जब हम खोल कर लिखेंगे तो लय के ऊपर जो बिंदी है उस लय वर्ण को तो हमने छोड़ देना है। और अगला क्या है? ग। तो क ख ग घ अण, तो अण वर्ण होने के कारण यहाँ पर क्या लग गया? अण आधा। तो लंग लकार। गंगा, गंगा में भी देखो ग को छोड़ देना है, लेकिन अगला भी तो ग ही है, तो फिर भी हमने क ख ग घ अण, इस अण का प्रयोग यहाँ पर किया है, आधे अण का, तो ये इसलिए बोला जाता है गंगा। कंचन, क के ऊपर है, उसको छोड़ दो। च वर्ग वाली लाइन में, च वर्ग वाली लाइन का अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण च छ ज झ अय्या, तो क्या बन गया? कंचन। लेकिन स्टूडेंट्स आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो आपका पंचम वर्ण है वो किस वर्ग का है। वर्ग यानी क वर्ग का है, च वर्ग का है, ट वर्ग का है, त वर्ग का है या प वर्ग का है। और इन्हीं का अंतिम वर्ण आपको याद होना चाहिए कि क वाली लाइन का अंतिम वर्ण ये है, च वाली लाइन का अंतिम वर्ण ये है, ट वाली लाइन का अंतिम वर्ण ये है, और न ये त थ द ध न। तवर्ग वाली पंक्ति का अंतिम वर्ण ये है और पवर्ग वाली अंत का अंतिम वर्ण म। तो इनका प्रयोग हमने जो बिंदी का जो हम अनुस्वार है, बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं, इस अनुस्वार का प्रयोग हम हमेशा पंचम वर्ण के लिए प्रयोग करते हैं। और आपको पंचम वर्ण का जो मैंने उपयोग करना सिखाया है, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमेशा यह ध्यान रखना
कि जिस भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार है उस वर्ण को छोड़ करके अगले वर्ण को, ये देखो कि ये कितने, कौन सी पंक्ति का वर्ण है, चवर्ग का है, टवर्ग का है, त्वर्ग का है, पवर्ग का है, कौन से वर्ग का है, और उसका अंतिम वर्ण आपको वहाँ पर लिखना है। उसमें आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं। उसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा अगला टॉपिक है, विषय है, वह है ध्वनि, ओ की। ओ की आपने ध्वनि सुनी होगी, आपने पढ़ा होगा हॉकी, डॉक्टर, मॉनिटर, हॉकी, डॉक्टर, मॉनिटर। अब आप देख रहे होंगे कि मैम इस पे तो चंद्र बिंदु है खाली, इस पे तो चंद्र बिंदु है, लेकिन खाली अगर हम चंद्र बिंदु कई बार बच्चे लगा देते हैं। अब इस पर मैंने लगाया हुआ है चांद, चांद चांद लगाया है, बिंदी मैंने नहीं लगाई। अगर मैं बिंदी लगा देती, चंद्र बिंदु इसको बना देती, तो ये क्या बन जाता, हॉन्की, डॉक्टर, मॉनिटर, ये बनता। लेकिन हमने क्या है, ओ की ध्वनि का प्रयोग बताना है। इस चिन्ह का प्रयोग हम अंग्रेजी शब्दों में ज़्यादातर करते हैं, यानी इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अंग्रेजी शब्दों में। जो कुछ ध्वनियाँ अब हम जब निकालते हैं तो उसमें बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाता है, मैम ये तो हॉन्की, डॉक्टर, मॉनिटर ऐसे बोले जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर मैं इसके ऊपर बिंदी लगा देती हूँ तो ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। आपको ओ की ध्वनि का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी शब्दों के लिए करना है और उस पर सिर्फ चांद चांद बनाना है, उस पर बिंदी नहीं लगानी। अब आप देखिए, कुछ ध्वनियाँ हमारी अरबी फारसी से आई हैं, कुछ ध्वनियाँ अरबी फारसी से भी आई हैं। अब आप देखो, कई बार आप पढ़ते होगे, जैसे गज़ल पढ़ते हो, गज़ल, सज़ा, रज़ा, राज, ठीक है, इस प्रकार के, यानी जिनमें हमारी झंझनाहट सी आती है। तो जिन भी वर्णों के नीचे ऐसे कै के नीचे जैसे बिंदी आ गई, ख के नीचे ऐसे बिंदी आ गई, ग के नीचे ऐसे बिंदी आ गई, ज के नीचे ऐसे बिंदी आ गई, फ के नीचे ऐसे बिंदी आ गई, ठीक है। और हमारा मैंने आपको पढ़ाया था ये ओ, तो ये ध्वनियाँ हमारी हिंदी ध्वनियाँ नहीं हैं, ये ध्वनियाँ हमारी हिंदी ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि जब हम वैसे तो हम जय बोलते हैं, जय हो, जय हो, जमकर, सजाना, लेकिन जब किसी भी वर्ण के नीचे इस प्रकार से बिंदी आ जाती है तो इसमें एक झंझनाहट सी होगी जब आप उच्चारण करोगे। जब आप उच्चारण करोगे तो इसमें एक झंझनाहट सी पैदा होगी, जैसे ज, राज, राज, यस। तो जब ज़मीर, ज़मीन, तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये हमारी अरबी फारसी से आई हुई हैं, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जिनके ऊपर भी ये ऐसे बिंदी आ जाती है, जिनके नीचे ऐसे बिंदी आ जाती है, वह अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। और ओ भी हमारा, ये हम अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं, ये हमारी हिंदी ध्वनियाँ नहीं हैं। जैसे अभी सजा, सजा, सजाना, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा सजा, सजा, सजा मैंने दंड, राज, राज मैंने राज्य, लेकिन जब ये मैं राज, राज मैंने रहस्य। आप सुन रहे होंगे कि जब मैं बोल रही हूँ तो ज की साउंड में और जय की साउंड में एक अलग ही अंतर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। उसके आगे आ जाता है जरा, जरा मैंने बुढ़ापा, जरा, जरा मैंने थोड़ा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर फिर भी कोई आपको समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके नीचे आप कमेंट डालकर लिख सकते हो। मैंने अपने ये सारे जितने भी
चैप्टर्स हैं उनको मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए प्रयोग कर रही हूँ। कुछ बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी होगी, पहले चैप्टर को रीड नहीं किया होगा, लेकिन अभी आप किसी भी समय इसको ओपन करके देख सकते हो। उसके आगे आ जाता है वर्ण। वर्ण क्या है बेटा? छोटी से छोटी ध्वनि। आपने देखा होगा जब बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का हो जाता है तो उसके मुख से छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती है। जैसे बच्चा बोलता है प प प, हम बोलते हैं प प बोल रहे हैं, म बच्चा बोलता है तो वे छोटी छोटी ध्वनि, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वह वर्ण कहलाता है। अब देखिए जो छोटी ध्वनि है वो हमारी क्या है? व्यंजन के रूप में आती है। अब जो व्यंजन होते हैं वो अपने आप में पूरे नहीं होते, उनके नीचे हमेशा हलंत होता है। जब हम उसमें ए लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा पूरा क। क्या बन जाएगा? वो पूरा क। और ख है तो ख में अगर हम ए मिला दें तो वो पूरा बन जाएगा ख। नहीं तो इसके नीचे क्या होता है? हलंत, यानी आधा ख है ये। फिर ऐसे ही आधा च। जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं क से लेकर मैं तक, य र ल व, श श स ह, ये हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। और सभी व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं। जब हम उसमें एस स्वर मिला देते हैं तो एस स्वर होने के कारण उसको फिर हम पूरा रूप में बोलते हैं। क, ख, ग, घ, अण, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो वो ऐसे बोले जाएंगे क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न। तो उसी तरह से आपको पता चल गया कि हलंत का जो हम प्रयोग है वो कहाँ पर करते हैं? आधे वर्णों के प्रयोग के लिए। आधे वर्ण का प्रयोग जैसे स्वागतम है। अब आप कहोगे मैडम स्वागतम में पीछे भी मैं के नीचे हलंत है और आगे से। अब खड़ी पाई वाले वर्ण, खड़ी पाई वाले वर्ण कैसे होते हैं बेटा? जिनके पीछे ऐसे लाइन होती है, ऐसे, ठीक है। जैसे स है, ख है, मैं है, च है, तो ये क्या है? खड़ी पाई वाले वर्ण। अगर हम इनको आधे रूप में लिखना शुरू कर दें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? खड़ी पाई वाले वर्ण। खड़ी पाई वाले वर्ण वो होते हैं जिनके पीछे एक लाइन होती है। एक जैसे अब देखो वह है, ये भी हमारा क्या है? खड़ी पाई वाला। ग है, ये भी खड़ी पाई वाला। त है, ये भी खड़ी पाई वाला। तो इनको अगर हम आधे रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं और नहीं तो उनके नीचे हलंत भी लगाया जाता है। स्वागतम, आधा से व, आ, ग, त, म के नीचे हमने हलंत लगाया। आप कहोगे मैम आधा मैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन शब्द की पूर्णता को दर्शाने के लिए, शब्द की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मैं के नीचे हमने हलंत लगाया। अब जैसे सन, सन क्या होता है? सेशन 2020 है जैसे अब, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सन। आपने दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे मकान का निर्माण करते हैं तो उस समय लिखवा देते हैं सन 1980, 1981, इस प्रकार से। तो उनके उस सन में नए के नीचे आपने देखा होगा हलंत लगा हुआ है। इसको भी हम आधे नए पे रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका प्रयोग किसके रूप में किया? पूरे, जैसे नए के नीचे फिर हमने पूरी लाइन लगाई और फिर क्या लगाया? हमने इसके नीचे हलंत लगाया। तो यानी शब्द की पूर्णता को और उसकी सुंदरता को दर्शाने के लिए हमने इस प्रकार से सन लिखा। अब देखो ख है, ख के पीछे पंक्ति है तो हम उसके आधे रूप का प्रयोग कैसे करेंगे? इस प्रकार से। ग आधा रूप इस प्रकार से, घ आधा रूप इस प्रकार से, ज इसका आधा रूप इस प्रकार से, ड इसको, अब देखो अब ड, द, ढ, इनको हम आधा रूप नहीं दिखा सकते, तो इनको हम आधा रूप करने के लिए हमने क्या करना है कि द के नीचे, ड के नीचे, ट के नीचे हम हलंत लगाते हैं। उसी प्रकार से झ है, झ के पीछे खड़ी पाई है
तो खड़ी पाई वाला वर्ण होने के कारण इसका आधा रूप हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्वरों के नीचे कभी कभी हलंत नहीं लगता क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण होते हैं तथा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर कौन से होते हैं हमारे? ए आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये स्वर होते हैं 11। तो इनके नीचे हमें कभी भी हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब आ जाते हैं रे की मात्रा। रे की मात्रा यानी रेफ। रे की मात्रा को क्या बोलते हैं हम? रेफ। पर्व, पर्व में प र, अब जो आधे र को हम संयुक्त रूप से करने पर र के आगे वाले व्यंजन के शीर्ष पर हम, शीर्ष यानी सिर पर, इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे पर्व। अब पर्व को अगर मैं खोल कर लिखती हूँ, आधा प र व प र व अ, पर्व, तो इसके देखो पर्व, वै के ऊपर पर्व, वै के ऊपर रे की मात्रा लगी है, वै के ऊपर रे की मात्रा लगी है, लेकिन रे बोला कहाँ जा रहा है? वै से ऊपर, वै से ऊपर बोला जा रहा है। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम यानी जिस भी वर्ण के शीर्ष पर, शीर्ष यानी सिर पर रे की मात्रा लगती है वह उस वर्ण से आगे बोली जाती है और इन मात्रा को हम बोलते हैं रेफ की मात्रा यानी रे की मात्रा। स्वर रहित रे का प्रयोग, जैसे भ्रम। भ्रम क्या है? जो नीचे रे की मात्रा लगती है, नीचे, जैसे प्रश्न है, प्रश्न में भी हमने पूरी ये रे की मात्रा लगाई है, भ्रम में लगाई है। तो जब हम ये इस लिखते हैं तो इस रे का प्रयोग हम पूरे रे के लिए प्रयोग करते हैं। भ र अम, यानी जिसके ऊपर लगे है वो आधा वर्ण और जिसके नीचे लगे, जो नीचे है वो रे पूरा माना जाता है। भ र अ म अ, भ्रम। प्रश्न, आधा प र अ श न अ, प्रश्न। तो आज इतना ही। आज के इस विषय को आगे पूरा कंटिन्यू निरंतर रखने के लिए आपको मेरे इस चैनल पर क्लिक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप आगे की वीडियो